बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ फरा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, मलिहा पर ऐसे बरसी गोया कॉलेज जाकर उस पर एहसान किया हो। मलिहा तेजी से हाथ चला रही थी। कमरे में मजे से टीवी देखती चची ने जब ड्रेसिंग टेबल के शीशे से बेटी को घर के अंदर दाखिल होते देखा तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और बेटी को गले लगाकर साथ ही मलिहा को आवाज लगाई, मलिहा, बहन के लिए ठंडा पानी लेकर आ, बल्कि मैंने जो जूस बनाकर फ्रिज में रखा था वही निकाल ला। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बच्ची धूप में कमला कर रह गई है। मलिहा ने जल्दी से तवे पर से रोटी उतारी और अपनी आस्तीन से पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए तेजी से किचन से निकली और फरा को शरबत पेश किया। सच तो यह था कि उसका अपना हलक उस वक्त खुश्क हो रहा था, लेकिन उसे चची का डर था, सो पानी पीने की जुर्रत न कर सकी थी। चची का मिजाज बड़ा सख्त था, वो हर बात पर भड़क उठती थी। मलिहा 5 साल की थी जब उसके माँ बाप एक हादसे का शिकार होकर चल बसे थे। उनकी मौत के बाद चचा और चची ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, मगर उसके हिस्से में हमेशा उनकी बेटी फरा की इस्तेमाल शुदा चीजें ही आई थी। उसका भी बड़ा दिल चाहता था कि वो गर्मी के मौसम में हल्के और खूबसूरत कपड़े पहने और सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े इस्तेमाल करे, मगर फरा की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं था। चचा जो चीज भी घर लेकर आते चची के हवाले कर देते और वो चुपचाप फरा की अलमारी में रख देती थी। फरा जदीद तराश खराश के कपड़े पहनती, हर वक्त खुद को संवारती रहती। उसे खूबसूरत लगने का जुनून की हद तक शौक था, लेकिन फिर भी जिस जगह मलिहा और फरा होती हर कोई मलिहा की तारीफ करता। अल्लाह ने उसे रंगो रूप ऐसा ही दिया था, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, कद काठ भी उसका बहुत अच्छा था। इस सब के अलावा उसकी शख्सियत सहर अंगेज थी। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर भी हर किसी की निगाहों का मरकज बन जाती थी। ये बात फरा को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए वो हर किसी के सामने बेधड़क मलिहा की बेइज्जती कर दिया करती थी। रिश्तेदार वगैरह सब जानते थे कि इस घर में सारी वैल्यू फराह की है, इसलिए वो फराह की चापलूसी करते थे। लेकिन इर्द गिर्द वालों ने हमेशा मलिहा को ही अहमियत दी थी, इसलिए तो चची यानी नादिया बेगम उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाया करती थी। मलिहा, अगर खाना बनाकर फारिग हो गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ वाली कोठी में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। वो बहुत इसरार कर रही थी कि सब लोग आना, फरा के कॉलेज में कोई पार्टी है, वो आज लेट आएगी, वरना लेकर तो मैंने उसे ही जाना था, लेकिन खैर अब मजबूरी है, तुम ही साथ चल लो, वरना वो खफा हो जाएंगी। चची ने किचन में झांकते हुए कहा तो मलिहा ने आसपास में सर हिला दिया। हांडी बनाकर वो आटा फ्रिज में गूंद कर रख चुकी थी। सलाद और चटनी बनाने के साथ साथ फरा के लिए पास्ता भी बना दिया था। उसने चची को तफसील से बताया तो वो नाक चढ़ाकर कहने लगी, अब तुम अपने कामों की लिस्ट ना बनाओ, जो कहा है करो। तुम्हारी ये काम गिनवाने वाली होशियारी मुझे जहर लगती है। 2-4 काम करके महारानी खुद को ना जाने क्या समझना शुरू कर देती हो। चची की बातें सुनकर उसने सर झुका लिया। वो ऐसे ही सब्र वाली थी, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने वाली। उसने आज तक चची और फरा को कोई जवाब नहीं दिया था। चची जान ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके मसाइल को सुन सकें। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मंतर पढ़ रही हो, जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ, कोई सादा सा सूट पहन लेना। मुंह पे मन मन का मेकअप थोपने की भी जरूरत नहीं है। यही सब कुछ करके तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के ख्वाब देखती हो। ये अलग बात है कि कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता। वैसे भी फरा के होते हुए तुम्हारी दाल कभी नहीं गलेगी, और ना ही मैं तुम्हारी शादी करने का इरादा रखती हूँ। इसलिए इस किस्म की हरकतें करना छोड़ दो। तुम जैसी जाहिल लड़की को कोई अच्छे घर का लड़का कभी लिफ्ट नहीं करवाएगा। चिट्टी चमड़ी के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? नादिया बेगम ने उसके नाजुक सरापे की तरफ नापसंदीदगी से देखते हुए कहा। असल में उनकी एक जानने वाली ने उनसे मदीहा का हाथ मांग लिया था। वो लोग अच्छे खासे खाते पीते थे। वो तो सोच रही थी कि ये लोग फरा का रिश्ता मांगेंगे। मलिहा का नाम सुनकर उसके तो तन बदन में आग लग गई थी। मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज ना होता, लेकिन बात यह है कि मलिहा का रिश्ता उसकी खाला के घर तय है। उन्हें तो नादिया बेगम ने यह कहकर टाल दिया, लेकिन तब से उन्हें मलिहा जहर लग रही थी, क्योंकि अगर इस बात की खबर फराह को हो जाती तो उसने रो रो के पूरा घर सर पर उठा लेना था। मलिहा चुपचाप अपने स्टोर रूम नुमा कमरे में आकर तैयार होने लगी। मौसम की मुनासबत से उसने हल्के फिरोजी रंग का सूट पहना। लंबे बालों को चोटी में बांधकर चेहरे पे क्रीम लगाकर वो तैयार हो गई।
उसका दिल किया हल्की सी लिपस्टिक भी लगाए। डरते डरते लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगाई और दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाहर आ गई। लाउंज में खड़ी नादिया बेगम जो ब्रांड का महंगा तरीन सूट पहने हुए थी, हाथ में गोल्ड के कंगन और कानों में गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए थी। सूट के हमरंग ब्राउन लिपस्टिक उनकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। बिलाशुबा वो बहुत जाजिबे नजर लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना पुराना सूट जेबतन किए सादा सी मलिहा को हसद भरी निगाहों से देख रही थी। ये इतना महंगा सूट भी फरा ने तुम्हें उठाकर दे दिया? एक तो मैं इस लड़की की इस रहमदिली से बहुत तंग हूं। इतनी महंगी महंगी चीजें एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें दे देती है। चलो खैर, अच्छा हुआ तुमने ये सूट पहन लिया। कम से कम कोई ये तो नहीं समझेगा कि नौकरानी को साथ ले आई। हस्बे आदत नादिया बेगम तंज के नश्तर चलाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा भी चुपचाप उनके पीछे हो ली। ये सब तो उसके मामूल में शामिल था। नादिया बेगम और फरा उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। जब से उसने होश संभाला था तब से वो ताने और कोसने ही सुनती आ रही थी। बचपन में वो खूब रोया करती थी, लेकिन अब तो उसके पास रोने का भी वक्त नहीं होता था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो घर के काम करना शुरू करती तो रात को ही बिस्तर नसीब होता। उसने खुदा की रजा पर राजी होना सीख लिया था। प्यारी लड़की, मुझे अपनी क्लीनिंग स्किन का राज बताओ। मैं तो टोटके आजमा आजमा कर थक चुकी हूँ, लेकिन मजाल है कोई टोटका असर कर जाए। एक सांवली सी मनमोनी लड़की ने उसके पास बैठते हुए बेतकल्लुफी से कहा तो वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। वो इतनी जल्दी किसी से बेतकल्लुफ नहीं होती थी। ना तो उसे आदत थी और ना ही चची जान उसका किसी से बात करना पसंद करती थी। ऐसे हैरान नजरों से क्या देख रही हो? मैंने कोई राज की बात पूछ ली है क्या? उस लड़की ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराने लगी। ओह हाँ, मैंने अपना तारुफ तो करवाया नहीं। मेरा नाम नूर है। हम कुछ दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं। मैं ममा के साथ तुम लोगों के घर गई तो थी, लेकिन तुमने लिफ्ट ही नहीं करवाई। लिफ्ट तो अब भी नहीं करवा रही। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझ जैसी खुश इखलाक लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहती? तुम फिक्र न करो, हमारी दोस्ती बराबरी की सतह पर होगी। मैं तुम्हें बातें करना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम बहुत खामोश रहती हो, और तुम मुझे ब्यूटी टिप्स दोगी। वो लड़की नॉन स्टॉप बोलती चली गई। उसकी बात सुनकर मलिहा ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिला दिया। उसे भी शोख चंचल सी नूर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे तो ब्यूटी टिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा रंग तो कुदरती ऐसा है। तो क्या अब तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी? मलिहा के परेशानी से कहने पर नूर हंसने लगी। यार तुम कितनी मासूम हो। अच्छा ठीक है, हम बगैर किसी शर्त के दोस्ती कर लेते हैं। फिर तो तुम खुश हो ना? नूर की बात सुनकर मलिहा खुश हो गई। उसने जिंदगी में कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि उसे चची की तरफ से इजाजत नहीं थी। चची का ख्याल आते ही उसने घबरा कर अपनी बाएं जानिब देखा। अगर चची ने उसे नूर से बात करते देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं थी। लेकिन शुक्र है चची नूर की अम्मी से बातें करने में मशरूफ थी। उसने सुकून का सांस लिया और तवज्जो से नूर की बातें सुनने लगी। नादिया बेगम की नूर की अम्मी से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वजह नूर का इकलौता बिजनेसमैन भाई था। नादिया बेगम नूर के भाई से फराह का रिश्ता करने का सोच चुकी थी, इसलिए अक्सर नईमा बेगम और नूर उनके घर पाई जाने लगी। एक दूसरे के घर लवाजमात भेजे जाने लगे। अभी नादिया बेगम ने फराह से कोई बात नहीं की थी। उनका ख्याल था जब नईमा बाकायदा रिश्ता मांगेगी तभी फराह से बात करेंगी। अभी वैसे भी फराह फाइनल ईयर्स के एग्जाम की तैयारी में मसरूफ थी। मलिहा, कहाँ मर गई हो? रात सर पे है और तुमने अब तक खीर तैयार नहीं की। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। मैं बहुत दिनों से नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। नादिया बेगम लाउंज में बैठकर ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मलिहा पसीने से शराबूर हाँपती कांपती किचन से नमोदार हुई और बोली, चाची जान, खीर तकरीबन बन गई है। वो असल में फराह आपी की दोस्तें आई हुई थी, उनके लिए पिज्जा बनाने लगी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मलिहा ने डरते डरते अपनी सफाई देने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, खीर तैयार हो जाए तो एक शीशे के बाउल में निकाल कर ढेर सारे पिस्ते और बादाम डाल देना, और हाँ, चांदी के वर्क भी लगा देना, और फिर जाकर नूर की अम्मी को दे आना। कहना चची ने स्पेशल फैजान के लिए भेजी है। चची जान की हिदायत सुनकर मलिहा ने अस्पात में सर हिला दिया और वापस किचन में चली गई।
कुछ देर बाद नादिया बेगम की हिदायत के मुताबिक वो खीर का बाउल लेकर नूर के घर जा रही थी। आज ये चांद कहाँ से निकल आया? तुम बहुत निकम्मी दोस्त हो, साथ घर में रहते हुए भी दिनों शक्ल नहीं दिखाती। मैं तो तुमसे बातें करने के लिए तरस गई हूँ। ये सोच रही हूँ तुम्हें अपने घर ही ले आऊं। उसे देखकर नूर ने चहकते हुए कहा, तो वो उसकी बात का मफहूम समझे बगैर मुस्कुराने लगी। फैजान ने अपने कमरे से निकलते हुए बहन की बात सुनी तो खुशी के मारे अपने कहके पर काबू नहीं रख सका। फैजान को हंसता देखकर मलिहा शर्मा गई। आज तक किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी नूर के घर वाले देते थे। इसीलिए जब फैजान ने उससे शादी की बात की, और वो भी अपनी बहन के सामने, उसके पास फैजान पे यकीन ना करने का कोई जवाज ही नहीं था। लेकिन चची का खौफ उसके इकरार पर आड़े आ रहा था। नूर ने कहा, हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी चची से नहीं बल्कि अंकल से रिश्ता मांगने जाएंगे, और तुम खुद ही कहती हो वो बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे। नूर की बातें सुनकर मलिहा ने इकरार में सर हिला दिया। वो भी आम सी लड़कियों की तरह घर बसाकर इज्जत से रहना चाहती थी। चची जान से छुटकारा हासिल करने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मलिहा ने अपने खौफजदा होते दिल को ये कहकर समझा लिया था। फैजान उस पे जान छिड़कता था, और सिर्फ फैजान ही नहीं, नूर और आंटी भी उसकी बहुत परवाह करती थी। उसे फैजान के पैसे, गाड़ी या कोठी से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बस इस बात पे खुश थी, कोई बहुत चाहत से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। उसने जिंदगी में पहली बार खुशियों को इतने करीब से देखा था। इस खुशी की चमक ने उसे हसीन तर बना दिया था। लेकिन ये खुशियां बहुत थोड़े वक्त की थीं। फैजान की अम्मी ने मलिहा का रिश्ता मांगा तो नादिया बेगम ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वो बहुत गुस्से में थी। मलिहा उनके गुस्से से बचने के लिए अपने कमरे में छुप कर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे जिससे चची जान का गुस्सा कम हो जाए। अचानक नादिया बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई और बोलने लगी, आवारा लड़की, मेरी नाक के नीचे तू आशिकी की खेल खेलती रही है। मैं तेरा इतना बुरा हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी आशिकी करने के काबिल नहीं रहेगी। मेरी बेटी के हक पे डाका डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नादिया बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। मलिहा ने बहुत माफिया मांगी, अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन नादिया बेगम का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका तो बस नहीं चल रहा था उसी वक्त उसका गला दबा दें। लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मलिहा से छुटकारा हासिल करने के लिए वो अपनी आज़ादी दांव पे नहीं लगा सकती थी। उन्होंने ऐसा कुछ सोच रखा था जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नादिया बेगम उसे खींचती हुई बाहर लाई और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। मलिहा को गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को कुछ हिदायत दी और घर के अंदर चली गई। मलिहा ने ड्राइवर अंकल की बहुत मिन्नतें की कि उसे कहीं ना लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने के बजाय उसकी नाक पे एक कपड़ा रख दिया। कुछ ही लम्हों में वो बेहोश हो चुकी थी। मलिहा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि चची उससे इस कदर नफरत करती थी। नादिया बेगम ने शौहर को मुत्तमईन करने के लिए भी एक कहानी सोच ली थी। वैसे भी वो इतने सवालात करने के आदी नहीं थे। उन्हें मुत्तमईन करना बेहद आसान था, और नादिया बेगम के लिए तो बाएं हाथ का खेल था। उसकी खाला बहुत इसरार कर रही थी, कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दो। मैंने सोचा बच्ची कभी कहीं गई नहीं, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। खाला के घर कुछ दिन रहेगी तो दिल बहल जाएगा। आप परेशान ना हो, जब वो वापस आने का कहेगी मैं गाड़ी भेजकर बुलवा लूंगी। मैं तो अभी से उसके लिए उदास हो गई हूँ, हर काम कहे बगैर कर देती थी। एक ये अपनी फरा है, हिलकर पानी का गिलास नहीं पीती। मेरा तो खुद मलिहा के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन बच्ची का भी तो दिल देखना पड़ता है। उसका बहुत दिल था जाने का, सो मैंने भेज दिया। शौहर के पूछने पर नादिया बेगम ने मलिहा की 2-4 तारीफें करके उन्हें मुतमईन कर दिया। वो मलिहा से जान छूट जाने पर बहुत खुश थी, बल्कि वो तो पछता रही थी कि अगर ये सब पहले कर लेती तो फैजान जैसा अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकलता। अब जो होना था हो गया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इससे भी अच्छे घर में करूंगी। ये सोचकर नादिया बेगम भी मुतमईन हो गई। कई घंटों तक वो बेहोश रही। जब उसे होश आया कुछ देर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ मौजूद है। चंद मिनट बाद जब उसके होश बहाल हुए, उसे सब कुछ याद आ गया। वो एक झटके से उठी और अपने इर्द गिर्द के मनाजिर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसके इर्द गिर्द दरख्तों, झाड़ियों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। चची जान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे ऐसी खौफनाक जगह पर अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? वो फूट फूट कर रोने लगी।
रात के 12 बज रहे थे। मलिहा जंगल के वस्त में खड़ी थर थर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पे बस यहाँ से चले जाने की दुआ थी। जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए उसके पांव जख्मी हो गए थे। कई बार पत्थरों से ठोकर खाकर गिरने की वजह से दोनों बाजू भी जख्मी थे, मगर वो किसी भी दर्द की परवाह किए बगैर बस भागती जा रही थी। वो बस किसी भी कीमत पे इस खौफनाक जंगल से निकलना चाहती थी। लेकिन वो जितना भी भागती जा रही थी, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। वो भाग भाग कर आधमुई हो गई थी। भूख, तकलीफ, खौफ, थकावट, इन सब एहसासात ने उसे एक ही दिन में बेहद कमजोर बना दिया था। चलते चलते वो थक कर चूर हो गई थी। कुछ देर सांस लेने के लिए रुकी और दोनों हाथ घुटनों पे रखकर दोहरी हो गई। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सांसें ही बंद हो गईं। उसने दोनों आंखें जोर से बंद करके अपने अंदर हिम्मत जमा की और अपने दामन में रेंगते सांप को झटक कर गिरा दिया। सांप शायद उस वक्त खुद को बेआराम नहीं करना चाहता था, इसलिए रेंगते रेंगते बाएं तरफ झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मलिहा ने पहले खौफजदा नजरों से लम्हा ब लम्हा खुद से दूर होते हुए सांप की तरफ देखा, फिर सर उठाकर रहम तलब नजरों से दरख्तों की तरफ देखने लगी। चीड़ के ऊंचे दरख्त किसी देवहैकल जिन की माने उसे घूर रहे थे। उसने घबरा कर सर झुकाया और एक बार फिर यहाँ से निकलने की दुआ करने लगी। ये जंगल बहुत घना था, इतना घना कि इंसान समझ ही नहीं पाता कहाँ से सफ़र शुरू किया जाए और कहाँ सफ़र खत्म होगा। मलिहा को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो जिस जगह से भागना शुरू करती, 4 घंटे भागने के बाद भी मलिहा को लग रहा था वो उसी वक्त उसी ही जगह पर खड़ी है जहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। थक हार कर वो एक बड़े से पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ गई। पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शाम के साए फैलने लगे थे। अंधेरा जंगल के माहौल को हौलनाक बना रहा था। सांपों की फुंकार की आवाजें दिल दहला रही थी। दरख्त जिन्नात की तस्वीर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था ये सारे दरख्त मलिहा को खौफजदा करने के लिए खड़े किए गए हैं। गीदड़ों के बोलने की आवाज माहौल को खौफनाक तरीन बना रही थी। रात के इस पहर चींटी के रेंगने तक की आवाज माहौल को पुरस्राज बना रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मलिहा का दिल मुट्ठी में आ रहा था। या अल्लाह, एक बार मैं घर वापस चली जाऊं। मैं चची जान के पांव पकड़कर माफी मांग लूं। उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं कभी किसी के सामने नहीं जाऊंगी। फैजान का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दूंगी। बल्कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगी। सारी उम्र चची की नौकरानी बनकर रह लूंगी। फिर वो कभी मुझे इस तरह जंगल में छोड़कर नहीं जाएंगी। मलिहा रोते हुए खुद को तसल्लियां दे रही थी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी उसकी चची उसे अब कभी अपने घर में नहीं रखेगी। अगर नादिया बेगम में जरा सा भी खौफ खुदा होता, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी ना करती। अभी मलिहा इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे अपने करीब सरसराहट महसूस हुई। उसने खौफजदा होकर देखा तो उसके दाएं तरफ बिल्ली के साइज का जंगली चूहा बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब था। मलिहा खौफ के मारे मरने वाली हो रही थी। अभी तो वो सांप के खौफ से बाहर ही नहीं निकली थी। या अल्लाह, खैर कहीं ये चूहा कोई जिन वगैरह तो नहीं है। मैंने कहानियों में पढ़ा था जंगल में भूत प्रेत जानवरों का रूप लेकर घूमते हैं। मलिहा के जहन में भूत प्रेत वाले किरदार घूमकर उसे मजीद खौफजदा कर रहे थे। चूहा टिकटिकी बांधे उसकी तरफ ही घूर रहा था और मलिहा खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक चूहे ने हरकत की तो मलिहा ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। वो चूहे से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। भागते भागते वो एक पत्थर से टकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। दिन निकलने में अभी वक्त था। उसकी आंख शोर शराबे से खुली। उसके जिस्म का हर आज़ा फोड़े की मानिंद दुख रहा था। वो हिम्मत करके उठकर बैठी। गौर से देखने पे जो मंजर उसे नजर आया, उसे देखकर अपने होश में आ जाने पे अफसोस होने लगा। उसे चारों तरफ से न्योलों ने घेर रखा था और सबसे अजीब बात इस जंगल की ये थी कि हर जानवर नॉर्मल साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा था। ये न्योले भी बहुत बड़े बड़े थे। उसने खौफजदा होकर आंखें बींच ली। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद भी जब उस पर हमला ना हुआ तो उसने डरते डरते आंखें खोली। उसके इर्द गिर्द दर्जनों न्योले मरे पड़े थे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई लड़का बहुत दूर जा रहा हो। नहीं मलिहा, ये कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ने तेरी मदद के लिए कोई फरिश्ता भेजा होगा। अगर कोई इंसान होता वो ऐसे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ना जाता। मलिहा ने मरे हुए न्योलों को देखकर सोचा।
اس کا دل کہہ رہا تھا وہ بہت جلد جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لے گی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ اب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ کھانے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اسے سیب کا درخت نظر آیا تو وہ ہمت کر کے درخت پر چڑھ گئی۔ اس نے ایک سیب توڑا اور درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر سیب کھانے لگی۔ سیب بہت لذیذ تھے، اس لیے اس نے مزے لے لے کر 2 سیب کھائے۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ درخت سے سیدھا زمین پر پہنچ گئی۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرایا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش ہوئے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کراہتے کراہتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا اس کا سر کسی نرم چیز پر رکھا ہے۔ چی جان کو وقت پہ چائے نہ ملی تو وہ بہت خفا ہوں گی، یہ سوچ کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو دل مٹھی میں آ گیا۔ نیلے آسمان اور لہلہاتے درختوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اسے بیتی رات کے واقعات یاد آئے تو اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑنے لگی، لیکن پھر اسے محسوس ہوا اس کا سر کسی کی گود میں ہے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی، سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ ڈرو نہیں، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم نے مجھے نہیں کسی چڑیل کو دیکھ لیا ہو۔ میں اور میری بہن یہاں پاس ہی میں رہتی ہیں۔ میں صبح لکڑیاں لینے جنگل میں آئی تو تمہیں بے ہوش دیکھ کر یہاں آ گئی۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ تم اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہو، اور دیکھو تو صحیح کس قدر زخمی ہو۔ تم کیا کسی قافلے سے بھٹک گئی ہو؟ اس لڑکی کی باتیں سن کر ملیحہ کی آنکھوں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس لڑکی کی باتوں میں اپنائیت کی جھلک پا کر اس کا سارا خوف کہیں دور بھاگ گیا تھا۔ روتے روتے اس نے ساری روداد اسے سنا دی۔ تمہاری کہانی بھی ہم دونوں بہنوں سے ملتی جلتی ہے۔ میرا نام زنیرہ اور میری بہن کا نام فائزہ ہے۔ ہمیں بھی ظالم رشتہ دار جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پہل تو ہم دونوں نے جنگل سے باہر نکلنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر ہم نے یہاں ہی اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو ہم اس زندگی کی اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ یہاں سے باہر جا کر شاید زندہ نہ رہ پائیں، لیکن پھر بھی ہم جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ کوئی جادوئی جنگل ہے، اس لیے تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ زنیرہ کی باتیں سن کر ملیحہ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اچھا اب تم رونا بند کرو، ہم مل کر جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو، جا کر تمہاری مرہم پٹی کرتی ہوں۔ ویسے بھی فائزہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا نہ ہو وہ مجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں آ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ بہت غصہ کرے گی، پھر سزا کے طور پر کھانا بھی مجھے بنانا پڑے گا۔ زنیرہ کی باتیں سن کر اتنی پریشانی میں بھی ملیحہ مسکرانے لگی۔ زنیرہ اسے سہارا دے کر چلنے لگی۔ یہاں سے کچھ دور ان کی جھونپڑی تھی۔ وہ زنیرہ کے پیچھے جھونپڑی میں داخل ہوئی تو ناقابل برداشت سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ناک پہ ہاتھ رکھ کر اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جھونپڑی کی ایک طرف ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ملیحہ کا سانس حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ ابھی وہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، زنیرہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانوں کی نہیں جانوروں کی واقعات ہیں، اور یہ جنزادے سے بچنے کے لیے اکٹھی کی گئی ہیں۔ ابھی ملیحہ ہڈیوں کے خوف سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، جنزادے کا ذکر سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ کہیں جو لڑکا میں نے دیکھا تھا وہ جنزادہ تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ اگر کوئی جن ہوتا تو ایسے میری مدد کر کے چپ چاپ چلا نہ جاتا۔ وہ جن تو مجھے کچا چبا جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی نہیں تھا، نیولے خود ہی مر گئے ہوں گے۔ جنزادہ کبھی بھی یہاں آ سکتا ہے، اسے یہاں آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جو کچھ بھی جنگل میں ہوتا ہے اسے ساری خبر ہوتی ہے۔ زنیرہ کی آواز نے اسے خوف سے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ کون جنزادہ؟ وہ یہاں آتا ہے کیا؟ اسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا؟ کیا وہ انسانوں کی طرح دکھتا ہے؟ ملیحہ نے ہکلاتے ہکلاتے ایک ساتھ کئی سوالات کیے۔ وہ ایک خوفناک جنزادہ ہے، اس پورے جنگل پہ اسی کا بسیرا ہے، اسی لیے تو جو ایک بار جنگل میں آ جائے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی ہو جو اس جنگل کے حوالے کر دی گئی ہو۔ یہاں ہر کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی انسان بھٹک کر آ جاتا ہے اور جنزادے کی خوراک بن جاتا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس سے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ تو ہم دونوں بہنوں کی قسمت اچھی تھی، ہمیں جنزادے کی کمزوری کا پتہ چل گیا،
जुनैरा ने खजूर से बने टाट पर सोई हुई फायजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनजादा जानवरों का शिकार नहीं करता। एक बार वो हमारी झोंपड़ी में घुस आया। मैंने अपना बचाव करने के लिए पास पड़ी हाथी की हड्डियों से बनाई गई मेज को उसकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही वो हड्डियों से बना मेज जिनजादे से टकराया, वो खौफजदा होकर पीछे हट गया। बस फिर हमने अपनी झोंपड़ी में जानवरों की हड्डियां जमा करना शुरू कर दी। जिनजादे से बचने के लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये कहकर जुनैरा ने उसे पकड़कर खजूर से बने दूसरे टाट पर बिठाया और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों से बना लेप उसके जख्मों पर लगाने लगी। न जाने क्यों मलिहा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। हर थोड़ी देर बाद वो खौफजदा नजरों से हड्डियों के ढेर को देख लेती थी। इस ढेर में कुछ ताज़ी लग रही थी। जुनैरा और फायजा एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग मुकम्मल तौर पे माऊफ हो चुका था। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर हद से ज़्यादा थक चुकी थी। उसने एक सेब खाकर बकरी का दूध पिया और आराम करने के लिए लेट गई। वक्त वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। चंद ही मिनटों में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। वो ये नहीं जानती थी कि नींद से उठने के बाद एक नई मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही होगी। मैं कब से तुम्हारे साथ बातें करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मैं एक जिनजादा हूँ। क्या तुम अपना नाम बताना पसंद करोगी? आंखें खोलते ही मलिहा के कानों से एक भारी भरकम आवाज टकराई। वो एकदम उछल कर बैठी। झोंपड़ी का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। वहां जुनैरा और फायजा का नामो निशान नहीं था। उन दोनों की बजाय एक लड़का बैठा था। उसके चेहरे पे इंतहा का रौब और शख्सियत में पुरस्रारियत थी। देखने में वो किसी इंसान की तरह ही लग रहा था, लेकिन 7 फुट से निकलता कद उसे इंसानों से अलग बना रहा था। वो लड़कियां कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। मलिहा एक झटके से उठकर झोंपड़ी से बाहर जाने लगी। वो झोंपड़ी से बाहर निकलने लगी तो उसकी चीख निकल गई। झोंपड़ी के बाहर एक बड़ा सा नाग फन फैलाकर बैठा था। मलिहा चीखें मारती हुई वापस टाट पे आकर बैठ गई। खुदा का वास्ता है, मुझे वापस घर छोड़ाओ। यहाँ रहकर खौफ से मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मलिहा ने उसके सामने हाथ जोड़े हुए कहा, मेरे साथ रहकर तुम खौफजदा होना छोड़ दोगी। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। वहां तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। जिनजादों की मलिका बन जाओगी। जिनजादे की बात सुनकर मलिहा जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर वापस जाना है। मलिहा ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। जिनजादे ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। चंद दिन यहाँ रहोगी तो खुद ही मेरे साथ जाने पर रजामंद हो जाओगी। और हाँ, यहाँ से भागने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरा नाग बाहर रहकर तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखेगा। ये कहकर जिनजादा चला गया। असल में बात यह थी कि जिनजादा मलिहा की मर्जी के बगैर उसे अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता था। मलिहा को ले जाने के लिए उसकी रजामंदी जरूरी थी। ये बात मलिहा ने महसूस कर ली थी, क्योंकि जिनजादा जितना ताकतवर था वो 1 सेकंड में उसे लेकर जा सकता था। मलिहा ने सोच लिया था वो किसी भी सूरत जिनजादे के साथ जाने पर राजी नहीं होगी, फिर बेशक उसे जितनी मर्जी मुसीबतें उठानी पड़े। मलिहा को लग रहा था यहाँ उसके साथ इतने खौफनाक वाकयात हो चुके हैं कि अब उसके अंदर से खौफ खत्म होता जा रहा था। वो जिनजादे के बारे में सोचने लगी। जुनैरा ने कहा था जिनजादा जानवरों की हड्डियों से डरता है, लेकिन वो दोनों कहाँ गईं? क्या उनको जिनजादे ने ही भेजा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगी। अचानक से उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। चारों तरफ से सांप झोंपड़ियों में दाखिल हो रहे थे। मलिहा चीखती हुई झोंपड़ियों के अंदर पड़े ऊंचे से पत्थर पर चढ़कर बैठ गई। अभी वो सांपों से बचने का सोच ही रही थी कि न जाने कहां से सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ें हमलावर हो गईं। चमगादड़ें उड़ उड़कर उसकी तरफ आ रही थीं। वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर चीखें मारने लगी। अभी वो उन आफात से निपटने का सोच ही रही थी कि अचानक जमीन इतनी जोर जोर से हिलने लगी कि उसके लिए पत्थर पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। कई बार वो गिरते गिरते बची, लेकिन जमीन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बहुत कोशिश के बावजूद भी उसके लिए पत्थर पे टिके रहना मुश्किल हो गया और वो मुंह के बल जमीन पे गिर गई। मलिहा को होश आया तो वो नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मैं घर वापस आ गई? पहला ख्याल उसे यही आया। वो तेजी से उठी और हैरत से इधर उधर देखने लगी, और हैरान होने के साथ साथ मायूस भी हो गई, क्योंकि वो अभी तक उसी झोंपड़ी में थी। और हैरान इसलिए कि झोंपड़ी का नक्शा बदला हुआ था। एक तरफ मैट्रेस लगा हुआ था जिस पे वो बैठी थी,
एक तरफ किचन का कुछ सामान रखा हुआ था, एक मेज पे बड़ी सी ट्रे में ताज़ा फल रखे हुए थे, साथ दूध से भरा जग भी रखा हुआ था। मलिहा भागकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आई। नाग अभी तक बाहर फन फैलाए बैठा हुआ था। वो मायूस होकर वापस आकर मैट्रेस पर बैठ गई। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो, इसलिए ये सारा इंतजाम करवाया है। जिनजादे की आवाज़ सुनकर मलिहा बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जान गई थी वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। मैंने सारी चमगादड़ों और सांपों को ख़त्म कर दिया है। मलिहा को उसका अंदाज तंजिया लगा, जैसे वो जता रहा हो, यहाँ रहोगी तो इसी तरह मुसीबतें पीछा करती रहेंगी। मलिहा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए तैयार थी। कुछ देर यूं ही खामोशी की नजर हो गए। कुछ देर बाद जिनजादे ने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कभी यहाँ किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो 3 बार मुझे पुकार लेना। मैं चंद लम्हों में यहाँ आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ उस वक्त बुलाना जब तुम मेरी दुनिया में जाने के लिए राजी हो जाओगी। ये कहकर वो चला गया और मलिहा आंखें बंद करके लेट गई। उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी, लेकिन वो ढीठ बनकर लेटी रही। बहुत सारा वक्त यूं ही गुजर गया। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने उठकर एक गिलास दूध का पिया और दोबारा आकर लेट गई। वो जिस्मानी तौर पर इतना थकी हुई थी कि लेटते ही नींद आ गई। उसकी आंख नाक के फुंकार ने खोली और झोंपड़ी के दरवाजे तक आई तो बाहर का मंजर देखकर उसकी टांगें खौफ से थर-थर कांपने लगीं। बाहर हजारों की तादाद में सांप खड़े थे और उसकी हिफाजत पर मामूर सांप उन्हें झोंपड़ी के अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन वो अकेला हजारों का मुकाबला करते करते आधमुआ होता जा रहा था। अगर उन सब ने मिलकर नाग को मार दिया तो मेरा क्या होगा? ये सब सांप मुझ तक आ जाएंगे और फिर वो झुरझुरी लेकर रह गई। इस सोच के जहन में आते ही उसने जिनजादे को बुलाने का फैसला कर लिया। वो इतनी अजियतनाक मौत नहीं मरना चाहती थी। जब से वो यहाँ आई थी उसने बहुत खौफनाक मनाजिर देखे थे। कभी कोई बिल्ली औरत का रूप धार के रोना शुरू कर देती थी, कभी वो सोकर उठती तो उसके पूरे जिस्म पर ढेरों चींटियां रिंग रही होती थीं। एक बार वो सोकर उठी तो सामने ही एक खौफनाक किस्म की मखलूक बैठी थी। उसका अगला हिस्सा चमगादड़ की तरह था और निचला धड़ किसी औरत का था। वो उसे देखकर ऊंची ऊंची कहके लगा रही थी। अगर मलिहा के अलावा कोई और ऐसी खौफनाक मखलूक को देख लेता तो खौफ से मर ही जाता। अचानक उस अजीब व गरीब मखलूक ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। मलिहा का दिल हौल रहा था, लेकिन उसने अपने खौफ पे काबू पाना सीख लिया था। कुछ देर बाद पहले उस मखलूक का सर धड़ से अलग हुआ, वो गायब हो गई। एक बार पूरी झोंपड़ी दरिया का मंजर पेश कर रही थी और पानी में अजीब व गरीब किस्म की मखलूक तैर रही थी। ये सब कुछ चंद मिनट बाद खुद ही खत्म हो जाता था। हर पल मलिहा को लगता अभी कुछ नया होने वाला है, और होता भी ऐसा ही था। जब सैकड़ों की तादाद में कन खजूरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो बहुत शिद्दत से रो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो सब्र करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो चची चचा और फरा सबको भूल चुकी थी। बस कभी कभी फैजान को याद कर लिया करती थी। वो वाहिद शख्स था जिसने उसे मोहब्बत का एहसास दिलवाया था, लेकिन अब उन हजारों सांपों को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब तो उसकी हिफाजत पर मामूर नाग की जान भी खतरे में थी। वो पहले सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर लिया करती थी क्योंकि वो जानती थी जिनजादा ये सब कुछ उसका हौसला तोड़ने के लिए कर रहा है, लेकिन उन सांपों का नाग पर हमला करना साबित कर रहा था। ये सब कुछ उसे डराने के लिए नहीं था। उसने आंखें बंद करके 3 बार जिनजादे को पुकारा। कुछ ही लम्हों में वो उसके सामने खड़ा था। वो सांप नाग को खत्म करके झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जिनजादे ने दाहिना हाथ सांपों की तरफ किया तो उसके हाथ में से आग के शोले निकलने लगे। देखते ही देखते वो सारे सांप जिनजादे के हाथ से निकलते शोलों की खुराक बन चुके थे। सांपों का खात्मा करने के बाद जिनजादे ने कहा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर मलिहा ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जिनजादे और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, उससे जो मुझ जैसा इंसान है, जिसके आसपास होने से मुझे खौफ का एहसास नहीं होता था। मलिहा की बातें सुनकर जिनजादे के चेहरे पर नागवारी फैल गई, लेकिन उस वक्त वो किसी भी बहस में उलझकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसे मलिहा को लेकर जल्द से जल्द अपनी दुनिया में पहुंचना था। मलिहा से शादी करने के बाद वो अपनी दुनिया का ताकतवर तरीन जिनजादा बनने वाला था। पहले ही मलिहा की जिद की वजह से बहुत देर हो चुकी थी।
اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ جنزادے نے اپنا داہنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ مزید اس خوفناک جنگل میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں جنزادے کے دیس میں جانا لکھا تھا تو وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے جنزادے کی دنیا میں نہ جانے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اگر وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جنگل میں رہتی یا پھر جنزادے کی دنیا میں۔ کچھ دیر بعد جنزادے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آنکھیں کھولنے کا کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ اسے لگ رہا تھا کوئی خوفناک سی جگہ ہوگی، لیکن وہ ایک سجے سجائے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ سارا کمرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ سنہری دیواریں، جہازی سائز کے سنہری بیڈ، صوفے، میز، الماری، ہر چیز سنہری رنگ کی تھی۔ کچھ کمی ہے تو بتا دو، میں نے اس کمرے کو تمہارے شایان شان سجانے کی پوری کوشش کی ہے، اگر پھر بھی کوئی کمی ہے تو بتا دو۔ جنزادے کی آواز پہ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرواتا ہوں، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ اس دروازے سے اندر جاؤ گی تو وہاں تمہارے لیے ہر طرح کا لباس ہوگا۔ جنزادہ بائیں طرف بنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ وہ جنزادے کے بتائے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ یہ ڈریسنگ روم تھا۔ ریشم سے بنے قیمتی ملبوسات قطار در قطار لٹک رہے تھے۔ ملیحہ حیرت کی تصویر بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک اتنی قیمتی چیزوں کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور کوئی سادہ سا ڈریس ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض اور دوپٹہ مل گیا۔ نہا کر وہ کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے دن کی خوفناک زندگی نے اس کا رنگ روپ خراب کر دیا تھا۔ بال بھی روکھے پھیکے سے ہو گئے تھے۔ کاش میں واپس فیضان کے پاس چلی جاتی۔ اللہ جی، مجھے یہ شان و شوکت والی زندگی نہیں چاہیے۔ میں کسی جنزادے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے شدت سے دعا کی۔ جنزادہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر جنزادہ تڑپ گیا۔ اس نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ، جب تم بے ہوش جنگل میں پڑی تھی مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اتنی محبت کہ میں نے قسم کھا لی، جب تک تمہیں اپنی دنیا میں لے کر نہیں آؤں گا بادشاہی کا تاج نہیں پہنوں گا۔ تم نے بھی میری ضد کی وجہ سے بہت سختیاں جھیلی ہیں، لیکن اب میں تمہیں پریشان، خوفزدہ یا پھر روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری خوشی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آج آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ یہاں ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہو یا پھر اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو؟ جنزادے کے کہنے پر ملیحہ نے کہا، میں فیضان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کا جواب سن کر جنزادے کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تم آنکھیں بند کرو، جب میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا آنکھیں کھول لینا، تم اپنی دنیا میں فیضان کے سامنے خود کو کھڑا پاؤ گی۔ جنزادے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ملیحہ نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی پھرتی دیکھ کر جنزادہ دکھ سے مسکرانے لگا۔ تم کہیں میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ دیکھو، اب مجھ میں کسی بھی نئی مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں تم نے میری جان بچائی ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں مر ہی جاؤں گی۔ ملیحہ کے خدشات سن کر جنزادے نے اسے اس کی دنیا میں پہنچانے کا یقین دلوایا اور ملیحہ کو آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جنزادے نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ وہ فیضان کے گھر سے کچھ دور کھڑی تھی اور فیضان اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے فیضان کی طرف بڑھی۔ وہ اتنے عرصے بعد ملیحہ کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ملیحہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور اسے لے کر اپنے دوست کے فلیٹ میں آ گیا۔ تمہارا گھر واپس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی تم پہ یقین نہیں کرے گا، سب تمہیں بد کردار کہیں گے، اور اب میرے گھر والے بھی تمہیں بہو بنانے پہ رضامند نہیں ہوں گے۔ فیضان نے اس کی باتیں سن کر اسے گھر نہ لے جانے کی وجہ بتائی۔ ملیحہ کو اس کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا، ویسے بھی وہ ابھی کسی کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں تھی، اور جب فیضان اس کے ساتھ تھا اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ملیحہ کو کبھی کبھی جنگل میں گزارے گئے وہ خوفناک دن اور جنزادہ یاد آ جاتے تھے۔
اسے جنزادے کا شکریہ ادا نہ کر پانے پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ ملیحہ نے پچھلی باتیں فیضان کو بتائیں تو فیضان ہنستے ہوئے کہا، ملیحہ تم جنزادے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میرا شکریہ ادا کرو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پہ سپرے کر رہا تھا، جبکہ ملیحہ کا سارا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ فیضان جنزادے تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا، ملیحہ نے سر اٹھائے بغیر شوخی سے کہا۔ تو خود پہ سپرے کرتے فیضان نے مسکراتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، جہاں جنزادے کا عکس جگمگا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔